Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are regularly discussing different topics of history, polity, economics, science and technology, geography and current affairs, which are useful from the point of view of preparation of different exams conducted by UPSC, MPPSC and other such organizations. लेकिन फ्रेंड्स, पिछले एक वीडियो से हम एक सीरीज़ हमने शुरू की थी और उसी का दूसरा और लास्ट पार्ट हम आज करने वाले हैं। और वो सीरीज़ थी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित, कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, किस तरह से आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हमारा एक वीडियो इसके पहले हमने किया था और आज हम कर रहे हैं उसका दूसरा और आखिरी भाग, कि आप किस तरह से प्रारंभिक परीक्षा या जिसको आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम कहते हैं, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कहते हैं या पीटी कहते हैं, जो यूपीएससी की जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है या स्टेट पीएससी की जो स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, उसका जो पहला स्टेज होता है उसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, उससे संबंधित वीडियो आज हम जो है इसमें प्रस्तुत करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे आप ज़रूर देख लीजिए, तभी आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा काम का होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि प्रिलिमिनरी, इसके पहले देखिए पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था कि साहब प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, और फिर ये भी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन दिस एग्जाम, किस तरह के प्रश्न इन परीक्षाओं में आ सकते हैं, ये हमने इसके पहले देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, सक्सेसफुली कर सकते हैं, सो दैट यू कैन क्रैक दिस एग्जाम सक्सेसफुली इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इन अर्ली अटेम्प्ट्स ओनली। ठीक है, आप शुरुआती अटेम्प्ट में ही इसको सक्सेसफुली पास कर सकें, इसके लिए कैसे तैयारी करें ये हम देखने वाले हैं। इसके अलावा फिर हम ये भी देखेंगे कि आपको तैयारी के दौरान अपना मैनेजमेंट कैसे करना है, पर्टिकुलरली टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग जो है वो इस एग्जाम के साथ साथ जीवन के हर चीज़ में, हर जगह आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने आप को प्लान करें, अपने आप को मैनेज करें। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्लानिंग कैसे की जाए, इसको देखेंगे। और फिर मैंने बताया था कि एक और चीज़, कि हाउ टू कीप योर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली फिट सो दैट यू कैन पुट ऑल ऑफ योर एनर्जी, ऑल ऑफ योर एफर्ट्स, ऑल ऑफ योर इफिशियंसी इन द प्रिपरेशन ऑफ दीज एग्जाम्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, पर्टिकुलरली द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज काइंड्स ऑफ एग्जाम। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, सो दैट यू कैन गेट दिस वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आप तैयारी कैसे करें। देखिए, तैयारी के लिए मैंने बताया, सिलेबस आपको बता दिया था कि इस एग्ज़ाम में जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें पूछी आने वाली है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले तो अगर आपके पास पर्याप्त समय है, इफ़ यू आर हैविंग a year or 8 months or 6 months for the preparation of this exam, you must go through proper text. आप हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक पढ़िए। टेक्स्ट बुक में दोनों तरह की बुक है। एक तो वो जो स्कूल लेवल की किताब है, खासतौर पे कुछ लोग सजेस्ट करते हैं एनसीईआरटी, उसको पढ़ सकते हैं। हालांकि उसमें क्या, उसको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हमको पढ़ते ज़्यादा है, मिलता जो सार मिलता है वो थोड़ा कम मिलता है, पर फिर भी वो एक सब्जेक्ट का बेसिक आइडिया देने में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। खासतौर पर वो जो पुराने वर्जन थे एनसीईआरटी के, वो आप पढ़ सकते हैं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि आप हर टॉपिक का, हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का और मॉडर्न इंडिया का, इसका प्रॉपर टेक्स्ट पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए। मैं गाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक पढ़िए। जैसे मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी, जैसे आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप डीडी बसु, दुर्गादास बसु की किताब है, ये पढ़ सकते हैं। सुभाष कश्यप की किताब है, या एक किताब जो है एम लक्ष्मीकांत की किताब आती है, वो भी आप जो है उसको पढ़ सकते हैं, बड़ी अच्छी किताब है। इसके अलावा आप देखिए, जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आप जो है एक मिश्रापुरी की किताब आती है, अच्छी किताब आती है, अरुणेश सिंह की किताब आती है, ऐसे कुछ टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए। या मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो आप जो है विपिन चंद्र की किताब आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अच्छी किताब है, उसको पढ़ सकते हैं। यशपाल और ग्रोवर की किताब पढ़ सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे आप एक केसी श्रीवास्तव की किताब आती है, बड़ी आती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मेरे को लगता है केसी श्रीवास्तव की किताब भी आप 15-20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। वीडी महाजन की भी कुछ किताबें आती है, ऐसी कुछ किताबें, इनको आप पढ़ सकते हैं टेक्स्ट बुक के रूप में। और टेक्स्ट बुक, मेरा मतलब इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, फिजिक्स, जो जितने भी टॉपिक्स है उसके टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पर्याप्त रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ जिनके पास समय कम है, या आप अप्रेजल करना चाहते हैं, जैसे आपने पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया, अब आप उसको कंसाइज मैनर में पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसको जो है गाइड से पढ़ लीजिए। अलग अलग पब्लिकेशन की खूब सारी गाइड्स आती है। ठीक है, चाहे वो यूनिक पब्लिकेशन की गाइड्स आती है। अब देखिए, गाइड भी दो तरह की आ रही है। एक वो जिसमें सारे टॉपिक्स एक साथ कंसाइज
है ना। यूनिक पब्लिकेशन की आती है, साहित्य भवन की आती है, अरिहंत की अच्छी गाइड आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की, या इसके अलावा पियर्सन की गाइड आती है। तो ये गाइड्स में से कोई एक चुन सकते हैं। इसके अलावा कुछ पब्लिकेशन ऐसे हैं जो कुछ अतिरिक्तांक भी जो है स्पेशल इशू पब्लिश करते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण के इकोनॉमिक्स का एक स्पेशल इशू अच्छा आता है। अरिहंत की भी कुछ स्पेशल इशू, खासतौर पर उसकी जो मैकबुक है अरिहंत की वो अच्छी है, उसको आप पढ़ के जो है मोटी मोटी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं और अपने नोट्स अच्छे रिच कर सकते हैं। तो गाइड्स पढ़िए और इन दोनों को पढ़ने के दौरान लिखने की जरूर आदत डालिए। देखिए लिख नहीं रहा है तो मेरी दृष्टि में तो वो स्टूडेंट नहीं है। इफ़ ही इज़ नॉट मेरली वॉचिंग वीडियोज़, मेरली वॉचिंग समथिंग ऑन मोबाइल, नहीं, आप इसको आप हार्ड कॉपी में ही पढ़िए और मेक नोट्स। जो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है नोट्स बनाइए। आपको कई बार लगेगा कि अरे ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू नोट कर रहा हूँ, तो भी नोट कीजिए, हो सकता है वो आगे जाके आपको वो नॉलेज काम आ जाएगा। तो नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और जहाँ नोट्स बनाए उस कॉपी का कुछ हिस्सा खाली रखिए, ताकि फ्यूचर में 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, जब आप कोई और किताब पढ़ रहे हैं, जब आप कोई और वीडियो देख रहे हैं, जब आप और कोई किसी से डिस्कस कर रहे हैं और आपको कुछ नई चीज़ मिलती है, तो आप यू कैन नोट दैट डाउन इन द सेम नोट्स। ठीक है, तो आप जगह छोड़िए, हाशिए की जगह छोड़िए, साइड में जगह छोड़िए, ताकि आप अपने नोट्स को धीरे धीरे और एनरिच करते जाएं और प्रॉस्पेरस करते जाएं। तो नोट्स बनाइए, नोट्स में जगह छोड़िए, अगली बार जब पढ़ें तो उस नोट्स में और चीज़ें ऐड कीजिए। तो ये चीज़ ज़रूर कीजिए। फिर एक चीज़ ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट की ही एग्जाम है। तो जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा कि साहब जब 2020 की आप नेट प्रैक्टिस करते हैं तो 2020 के अकॉर्डिंगली शॉट चूज करते हैं, 2020 के अकॉर्डिंगली बॉलर बॉल चूज करता है। इन द सेम मैनर जब आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कीजिए और उसके लिए ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपने जो कुछ टेक्स्ट में पढ़ा है, आपने जो कुछ गाइड में पढ़ा है, उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन, उसका टेस्ट, उसका एग्जामिनेशन तो होगा ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व कीजिए। दूसरा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का एक फायदा यह है कि कुछ चीजें जो आपने टेक्स्ट में पढ़ी है आपको समझ नहीं आता कि वो किस किस रूपों में पूछी जा सकती है। इट कुड बी आस्क्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट क्वेश्चंस, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको फिर उसके लिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर नॉलेज, दिस पर्टिकुलर फैक्ट कुड बी आस्क्ड इन सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, सो मेनी डिफरेंट क्वेश्चंस। तो वो आप ऑब्जेक्टिव जब आप बार बार तैयार करेंगे तो आपको पता लगेगा। तीसरी चीज ये है कि देखिए एग्जाम जब हम अपियर करने जाते हैं हॉल में, एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमारी साइकोलॉजी बदल जाती है। हम उस समय कई बार ऐसा होता है, कई स्टूडेंट्स ऐसा शिकायत करते हैं कि सर मुझे ये मालूम था पर पता नहीं कहाँ से गलत कर दिया मैंने, पता नहीं किस। एक्चुअली क्या है, जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो यू बिकम इन ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेटस। आप एक विशेष मनोवैज्ञानिक स्थिति में आ जाते हैं और उसके कारण कई बार आपका मस्तिष्क उन चीजों को पहचान ही नहीं पाता जो आपको ऑलरेडी मालूम थी, और उस कारण क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बाद में आके आप देखते हैं कि अरे ये तो मुझे मालूम था, इतना सरल क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। दैट इज बिकॉज ऑफ योर स्पेसिफिक मेंटल स्टेटस इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो वो अब उसको कैसे दूर किया जा सकता है? उसको दूर करने का तरीका यही है साहब कि आप बार बार टेस्ट दीजिए, बार बार ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, सो दैट यू कैन पास थ्रू ऑल दीज सिचुएशंस रेगुलरली, और टेस्ट देना आपके लिए रेगुलर हो जाए। तो आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। अब आप ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ तो गाइड ही आ रही है आजकल, ऐसी मार्केट में ऐसी गाइड्स है, या आपके मोबाइल पर ऐसे साइट्स है जहाँ खूब सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आपको मोबाइल पर भी सॉल्व कीजिए। कई गाइड्स है जहाँ पर 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन है अलग अलग सब्जेक्ट के, और उस सब्जेक्ट में भी अलग अलग टॉपिक के। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि साहब जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया, एक टॉपिक पढ़ा उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है गाइड के आखिरी में मिल जाते हैं। गाइड में हर टॉपिक के बाद आपके लिए कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन या अभ्यास प्रश्न के रूप में दिए रहते हैं, वो है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि मैगजीन्स, जो मंथली मैगजीन्स आती है, प्रतियोगिता दर्पण की आती है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल आती है, विजार्ड आती है, सिविल सर्विसेज रिव्यू, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू आती है, CSR जिसको बोलते हैं, ऐसे बहुत सारी मैगजीन्स आजकल आती है। उस मैगजीन में भी रिसेंटली जो एग्जाम्स हुई है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें उनका आंसर्स भी होता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो दैट इज द बेटर वे टू गो थ्रू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप उन मैगजीन्स में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, दैट विल हेल्प यू इन अ ग्रेट मैनर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व कीजिए। इसके अलावा हो सके तो आप कुछ टेस्ट पेपर्स आते हैं आजकल, अलग अलग साइट्स है जहाँ पर आपको टेस्ट पेपर मिल सकते हैं, तो उसकी मेंबरशिप ले लीजिए। कुछ तो फ्री है, कुछ चार्जेबल है, तो उनकी मेंबरशिप ले लीजिए और रेगुलरली टेस्ट अपियर कीजिए। ये चीज़ ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, गाइड पढ़ना और टेस्ट पेपर देना, ये उन लोगों के लिए तो निहायत ज़रूरी है जिनके पास समय कम है, जिनको 2, 3, 4 महीने में ही एग्जाम देनी है। तो उनको तो बहुत फ्रिक्वेंट मैनर में उनको 1 या 2 पेपर रोज सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उनकी आदत अच्छी होगी, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की आदत बनेगी, और कई क्वेश्चन ऐसे जिससे उनको नया नॉलेज भी मिलेगा। तो ये आपको करना चाहिए। इसके अलावा फिर बात टाइम मैनेजमेंट की है। देखिए टाइम मैनेजमेंट दिन में 24 घंटे प्रत्येक प्राणी के पास है, मानव ही नहीं बाकी लोगों के पास भी 24 घंटे, लेकिन हाउ यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ यूज ऑफ दीज 24 आवर्स, तो उस पर ध्यान देना चाहिए।
तो 24 घंटे का उपयोग आप बेस्ट मैनर में कैसे कर सकते हैं? एक तो ये कि स्टूडेंट को थोड़ी स्लीप कम करनी चाहिए, है ना। लोग 7-8-9 घंटे सोते हैं। नो नो नो, मुझे तो लगता है स्टूडेंट को कम सोना चाहिए। हो सके तो आप नींद को 2 भागों में बांट दीजिए। एक जो नाइट की नींद है 5, साढ़े 5, 6 घंटे सोइए, दैट इज इनफ, यू विल नॉट गेट सिक बाय दैट। डॉक्टर जो बोलता है बोलने दीजिए 7-8 घंटे सोना चाहिए। आपकी जो उम्र है, आपकी जो अवस्था है, उसमें 5, साढ़े 5 घंटा सोना पर्याप्त है रात को, और उसमें से जो आधा घंटा बचा है दैट कैन बी यूज टू स्लीप इन डे टाइम। क्योंकि दिन में जो आप एक नैप लेते हैं, बड़ी पावर नैप होती है, बड़ी एनर्जेटिक नैप होती है, आधा घंटा, 25 मिनट, 40 मिनट, केवल उतनी देर, इससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। इससे ज़्यादा फिर आलस को जन्म देगा। लेकिन इतना अगर आप सोते हैं तो आपको रिचार्ज कर देता है, आप में नई ऊर्जा भर देता है, और उसके बाद जब आप पढ़ते हैं तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपको बहुत जल्दी चीज़ें ग्रैस्प हो रही है, समझ में आ रही है, एंड यू आर मेकिंग बेटर यूज़ ऑफ योर टाइम। ठीक है, तो एक तो नींद को देख लीजिए। दूसरा ये कि आप ये देखिए कि आपके जो टाइम टेबल है, देखिए आपका सबका टाइम टेबल अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपका जो टाइम टेबल है उसमें कौन कौन सा टाइम बच रहा है जहां आप पढ़ सकते हैं। सपोज आप दिन में पढ़ सकते हैं 7 से 12, फिर आपको कुछ काम है, कहीं चले जाते हैं, फिर आप पढ़ सकते हैं, या खाना खाया, रेस्ट किया, घर का कुछ काम किया, अपना कुछ काम किया, मान लीजिए फिर 3 बजे से पढ़ते हैं तो 3 से पढ़ लीजिए 6, साढ़े 6 या 7 बजे तक। फिर आप इसके बाद फिर आपको कुछ काम होता है तो फिर आप खाना भी खाना है, मार्केट भी जाना है, तो आप फिर 9 से पढ़ लीजिए 11 बजे तक, साढ़े 11 बजे तक, 12 बजे तक। तो ऐसे कुछ हिस्से में बांट दीजिए जो पढ़ सकते हैं। 3-3, 4-4 घंटे के स्लैब बनाइए। देखिए द पीपल हु आर हैविंग 3 to 4 months ओनली, 2 months ओनली, उनको तो बहुत ज़ोर से तैयारी करनी पड़ेगी, एंड दे मस्ट फाइंड। देखिए मैं आपको केवल झूठा दिलासा नहीं दे सकता कि नहीं नहीं 2-3 घंटे पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, यू विल क्रैक द एग्जाम। नो, यू मस्ट फेस द रॉ ट्रुथ। आपको सच्चाई का, कड़वी सच्चाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो दे मस्ट गिव एटलीस्ट 8 to 9 hours फॉर देयर प्रिपरेशन, द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग ओनली 3 months, 2 months। ठीक है, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको इसमें देखिए कि अलग अलग अपने प्राइम टाइम निकालिए। अब इस टाइम में आप देखिए कि इससे बांट दीजिए। जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग आवर्स में, मुझे लगता है कि मैं 8 बजे से पढ़ सकता हूँ 12 बजे तक, 4 घंटे है मेरे पास, तो मैं इसमें 2 टॉपिक ले लूँगा, 2-2 घंटे में पढ़ लूँगा। ठीक है, 2 घंटे पढ़ लूँगा हिस्ट्री, 2 घंटे पढ़ लूँगा पॉलिटी, या 2 घंटे पढ़ लूँगा ज्योग्राफी, या 2 घंटे पढ़ लूँगा इकोनॉमिक्स। जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है, सूट करता है, वो लीजिए। हर 2 घंटे के बाद एक छोटा मोटा 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, कुछ खा लीजिए, टहल लीजिए, कोई गाना सुन लीजिए, ये भी आपको रिचार्ज करता है। तो 1-2 घंटे पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा कम से कम, 1-2 घंटे नहीं, 2 घंटे पढ़ा, छोटा सा एक ब्रेक लिया 5-10 मिनट का, फिर पढ़ लिया, फिर नया टॉपिक ले लिया। टॉपिक चेंज करने से भी रिचार्ज होता है आदमी। या जो बोर्डम होती है या जो मोनोटोनस चीज़ें होती है वो नहीं होती है। फिर शाम का टाइम जो है आप उसमें दूसरे टॉपिक ले लीजिए, या आप ऐसा कर सकते हैं कि इस समय टेक्स्ट पढ़ूंगा, शाम को गाइड पढ़ूंगा। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लूँगा, वो कर लीजिए। और फिर करंट अफेयर्स के लिए दीजिए। मैं करंट अफेयर की अभी बात करता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए आप पढ़िए, मैं अभी बताता हूँ। देखिए करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत स्मार्टली काम करना चाहिए। एक्चुअली करंट अफेयर वो है जो आज हो रहा है, कल वो अखबार में आएगा, 15 दिन बाद वो मैगजीन में आएगा। तो करंट अफेयर ये है सब। और 1 साल बाद वो जो है, जो आपकी एनुअल करंट अफेयर्स की किताब आती है उसमें आ जाएगा, मनोरमा ईयर बुक में आ जाएगा, या दूसरी ईयर बुक में आ जाएगा। तो हुआ तो आज है, कल अखबार में छपेगा, 15 दिन बाद वो आपकी मंथली मैगजीन में छपेगा, 1 साल बाद आपकी ईयर बुक में छपेगा। तो आप क्या करना चाहते हैं? 1 साल बाद ईयर बुक में पकड़ना चाहते हैं या आज ही पकड़ना चाहते हैं? आप चाहें तो चारों स्टेज पे पकड़ सकते हैं। आज के लिए आप न्यूज़ सुनिए, न्यूज़ सुनिए। अब आप देखिए न्यूज़ टेलीविज़न में भी आ रही है और अलग अलग चैनल्स में आ रही है। वो बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत कम काम की, क्योंकि पॉलिटिकलाइज्ड बहुत है, कंट्रोवर्शियल बहुत है। तो कंट्रोवर्शियल चीज़ों पर डिस्कस कर रही है, पॉलिटिकल चीज़ जो जिसमें हमारे काम की बहुत रत्ती भर चीज़ है, वो उसको 2 घंटे तक डिस्कस करते रहते हैं। तो हमको, आप कोशिश कीजिए कि आप टेलीविज़न की न्यूज़ मत सुनिए। टेलीविज़न में एक नुकसान ये होता है कि हमारी आंखें विजुअलाइजेशन में व्यस्त रहती है, तो हमारा ब्रेन ठीक से सुन नहीं पाता चीज़ों को, कान सुन नहीं पाते, ब्रेन उसको ग्रैस्प नहीं कर पाता। तो बेटर है कि आप रेडियो पर सुनिए। आप ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुनिए, आप BBC की भी न्यूज़ सुन सकते हैं, खासतौर पे जो एशिया का कार्यक्रम आता है इंग्लिश में, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम आता है, उसको आप सुन सकते हैं। रेडियो में जो ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ आती है, और आजकल तो न्यूज़ सुनने के लिए आपको टाइम से भी नहीं बनना है कि साहब दिस पर्टिकुलर टाइम इज़ फॉर न्यूज़। नो, आप देखिए कि आजकल ऐसे ऐसे ऐप है जिस पर आपको न्यूज़ जो है, आप AIR का भी न्यूज़ है, स्पॉटिफाई का भी ऐप है, AIR की भी ऐप है, इसमें आप जो है पूरे दिन भर में कभी भी कोई सी भी न्यूज़ रिकॉर्डेड रूप में सुन सकते हैं। तो जब आपको टाइम मिले न्यूज़ ज़रूर सुनिए। दूसरी चीज़, अखबार पढ़िए, अच्छा सा अखबार सुनिए। और मैं अखबार को ऑनलाइन पढ़ने की सजेशन एक स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज में कभी नहीं दूंगा। मैं कहूँगा कि आप हार्ड कॉपी पढ़िए। हार्ड कॉपी कम लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी आप जरूर पढ़िए, ताकि आप उसको अंडरलाइन कर सकें, अच्छी चीज़ों को दोबारा पढ़ सकें, दोबारा देख सकें इजीली, आप उसकी कटिंग अपने पास रखें। तो ये कर सकते हैं तभी जब आप हार्ड कॉपी पढ़ते हैं। तो पेपर वाली हार्ड कॉपी पढ़िए, इससे भी करंट अफेयर तैयार होगा। इसके अलावा आप कोई मंथली मैगजीन लीजिए, जो मैंने बताया कि सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल है, प्रतियोगिता दर्पण है, विजार्ड है, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू है, और ऐसी कई मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल है। दृष्टि की एक बड़ी अच्छी मैगजीन आ रही है आजकल। ये सब मैगजीन जो है आप देख सकते हैं, ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसको कीजिए, करंट अफेयर तैयार होगा। तो रात का समय आप जो 9 से 12 का टाइम है, जो हल्की सी नींद सी आती रहती है, थोड़ा सा आलस होता है, थकान भी होती है, तब आप अगर ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें पढ़ेंगे
ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने जैसी, करंट अफेयर्स तैयार करने जैसी, इन चीज़ों को, अखबार पढ़ने जैसी, मैगजीन पढ़ने जैसी, इनको करेंगे। ध्यान रखिए, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करंट अफेयर की चीज़ें पढ़ रहे हैं या आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं या गाइड पढ़ रहे हैं, सबको रिवीजन करना है, सबको रिवाइज करना है। प्रीलिम्स एग्जाम से पहले पहले रिवीजन 2-3 बार हो चुका रहना चाहिए। और रिवीजन को ऐसा कीजिए कि आपने पहली बार पढ़ा तो जो चीज़ पढ़ने में आपको 15 दिन लगे, वो चीज़ सेकंड रिवीजन में आपको लगेंगे 8 दिन और थर्ड रिवीजन में लगेंगे 4 दिन। इस तरह का टाइम टेबल भी अपना बनाइए। इस तरह का टाइम टेबल, सपोज मेरे पास 4 महीने हैं तो 4 महीने में से 2 महीने में पूरा डिटेल में पढ़ूंगा, फिर अगला 1 महीना जो है मैं रिवाइज करूंगा और फिर 15 दिन फिर रिवाइज करूंगा। इस तरह का भी टाइम टेबल बनाइए ताकि चीज़ें रिवाइज हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि करंट अफेयर आपने एक बार पढ़ा और हमेशा के लिए याद हो गया। इट इज़ नीडेड टू बी रिवाइज्ड प्रॉपरली एंड रेगुलरली। तो आप रिवीजन का भी टाइम रखिए। तो इस तरह से तो आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, अपने दिन को अलग अलग हिस्सों में बांट के, अपने जो टाइम मिला है उसको सब्जेक्ट्स में बांट के और उसके साथ अन्याय करके। देखिए, आप अपने साथ अन्याय नहीं करना। जो टाइम टेबल आपने बनाया, जो आपने पूरा टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम बनाया, उसको आप जो है आप खुद ही अपने पुलिसमैन बनिए कि वेदर आई एम फॉलोइंग द टाइम टेबल और माई स्टडीज प्रॉपरली और नहीं। इसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, इसमें अनुशासन होना चाहिए। तो ये जरूर रखिए। बेईमानी मत कीजिए, अपने साथ बेईमानी कम से कम मत कीजिए। वैसे तो बेईमानी किसी के साथ नहीं करनी है, पर्टिकुलरली आप जिस सर्विसेज में जा रहे हैं वहाँ आपको लोगों को ईमानदारी सिखानी है। आप जब आप मेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको ईमानदारी भी पढ़नी है, और ईमानदारी सिविल सर्विसेज को पढ़ाई जा रही है क्योंकि उनको ईमानदार रहना है। तो आपको लोगों को ईमानदारी सिखानी है, अपने सबॉर्डिनेट्स को ईमानदारी सिखानी है। ईमानदारी का मतलब केवल रिश्वत लेना नहीं है, वो तो करनी नहीं है, भ्रष्टाचार तो करनी नहीं है, लेकिन आपकी अपनी जो क्षमताएं हैं, शारीरिक मानसिक क्षमताएं हैं, उसका सर्वोत्तम उपयोग करना है, ये भी ईमानदारी है। तो आप ईमानदारी से तैयारी कीजिए, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। आखिरी चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि ये तैयारी आपके शरीर पर और मन पर बहुत दबाव डालती है। ये केवल मन पर नहीं, मस्तिष्क पर दबाव नहीं डाल रही है, शरीर पर भी दबाव डालेगी। तो थ्रू आउट द प्रिपरेशन यू हैव टू कीप योर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली फिट ऑल्सो। आपको शारीरिक मानसिक रूप से फिट रहना है। अच्छा, केवल फिट इसलिए नहीं रहना है कि वो तो बात है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बसता है, और स्वस्थ मस्तिष्क ही चीज़ों को ठीक से याद रख पाएगा, अटेम्प्ट कर पाएगा, देख पाएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा, एग्जाम को क्लियर कर पाएगा। लेकिन मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई के दौरान बीमार होते हैं, बुखार आता है, सर्दी हो जाता है, कुछ और हो जाती है, तो होता यह है कि आपने 8 दिन पढ़ाई की, 2 दिन बीमार हुए और अगले 2 दिन नहीं पढ़ सकते, तो आपकी पिछली 8 दिन की पढ़ाई का सब बराबर हो गया, गुड़ का हो गया गोबर। तो गुड़ का गोबर नहीं करना है। नहीं करने के लिए यू नीड टू कीप योर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली फिट। इसका सबसे अच्छा मतलब इसके तरीके क्या हैं उसकी बात करना चाहता हूँ। एक तो आप दिन भर में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। देखिए, जो लोग पढ़ते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो बैठ के पढ़ते हैं, एक ही जगह रहते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती। दिन में एक बार जरूर कीजिए। आप जॉगिंग के लिए जाइए, रनिंग कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो आप हैवी एक्सरसाइज कीजिए। आधा घंटा, केवल आधा पौन घंटा ही देना है आपको इसको। आप जिम चले जाइए, जिम कर सकते हैं, घर पर ही भारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, डिप्स लगा सकते हैं, दंड बैठक लगा सकते हैं, और आजकल तो बहुत अच्छा तरीका है, आप योगा कर सकते हैं, तरह तरह के आसन कर सकते हैं, आप ताड़ासन कर सकते हैं, आप वृक्षासन कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार तो ज़रूर करना चाहिए एक युवा को। तो आप 2, 4, 5 सेट, 7 सेट जितने लगा सकते हैं सूर्य नमस्कार के लगाइए, क्योंकि वो एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। उसको करने के बाद शायद आपको जरूरत नहीं है दूसरी चीज़ों की। तो ये कीजिए। फिर प्राणायाम जरूर कीजिए। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि प्राणायाम, लगता है आपको जरूर लगता होगा कि प्राणायाम बूढ़ों का काम है कि साहब वो नाक इधर पकड़ के सांस ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, आप जो है कपालभाति, उज्जाई, उद्गीत, जो उज्जाई से रिलेटेड दूसरी जो प्राणायाम है उनको जो है जरूर कीजिए। भस्त्रिका जरूर कीजिए, अग्निसार जरूर कीजिए। ऐसे कई जो है प्राणायाम है सांस से संबंधित जो रिलेटेड है, वो करने से हमारे मस्तिष्क को बहुत ऊर्जा मिलती है, मस्तिष्क को फ्रेशनेस मिलती है। मस्तिष्क जो क्लमजी हो जाता है दिन भर पढ़ने से, वो जो जाम हो जाता है वो खुल जाता है। तो दिन में एक बार उसको खोलिए जरूर, ठीक है। तो प्राणायाम कीजिए, और हो सके तो इसको किसी के साथ मिलकर कीजिए जो पहले से जानते हैं। नहीं तो आजकल YouTube पर ऐसे साइट्स है जहां आप देख सकते हैं। बाबा रामदेव का देखिए, बाबा रामदेव पसंद नहीं है तो किसी और बाबा का देखिए, पर देख के ये प्राणायाम जरूर कीजिए। तो ये है एक, जिसमें एक ताड़ासन बताता हूँ आपको। ताड़ासन जो है उससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। आप जो है बहुत एकाग्र होकर जो है काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ताड़ासन या आंखों की एक्सरसाइज जो होती है कुछ, ये ज़रूर कीजिए, और इससे आप फिट रहेंगे और आपका शरीर फिट रहेगा तो आपका स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, जो आप ज़्यादा ऊर्जा के साथ, ज़्यादा क्षमता के साथ कार्य करेगा। तीसरी एक और चीज़, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। कई बार हम लोग बैठ के पढ़ते हैं, चूँकि धूप में नहीं जा रहे हैं, पसीना नहीं निकल रहा है, तो प्यास ही नहीं लगती, लेकिन फिर भी आप पानी ज़रूर पीजिए। 4 से 5 लीटर पानी दिन भर में पीजिए, ज़रूर पीजिए। पानी में नींबू पानी मिला लीजिए, ग्लूकोज मिला लीजिए, कुछ भी करके, लेकिन पानी पीजिए। इसके अलावा हेल्दी खाना खाइए। बहुत ज़्यादा तेल वेल वाला खाना, हालांकि आपकी उम्र में ही खाना चाहिए, ये वाला शौक भी होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इसको, आपको अगर शौक है तो आप सप्ताह में 1 आध बार खाइए, 2 बार खाइए,
ज़्यादा मत खाइए। अंकुरित अनाज खाइए, बादाम ज़रूर खाइए। देखो मैं हमेशा जब भी बताता हूँ बादाम खाने के लिए ज़रूर कहता हूँ, रात को बादाम भिगाइए, 5, 6, 7, 8 जितने बादाम आप खा सकते हैं, और उसको सुबह खाइए छील के या बिना छीले। बादाम ज़रूर खाइए, फ्रूट्स ज़रूर खाइए। फ्रूट्स खाने से आपका बॉडी हल्की रहती है और वो डाइजेस्टिव भी होता है। तो फ्रूट्स ज़रूर खाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि महंगे फल खाएं, आप एप्पल ही खाएं, नहीं, आप पपीता खाइए, आप केला खाइए, आप दूसरे जो सस्ते फल हैं वो भी खा सकते हो। दे आर एज गुड एज वो जो महंगे फल है उनकी तुलना में उतने ही अच्छे हैं। तो ये ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से आप स्वस्थ रहेंगे और अपनी ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, फॉर प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ सिविल सर्विसेज सक्सेसफुली, एंड यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। तो ये है आज का वीडियो फ्रेंड। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सो दैट यू कैन गेट दिस वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।